बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का आपका सब्जेक्ट है एंड जो आपकी वर्ल्ड की बुक है उसी का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हम देखेंगे, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना या फिर कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसे हम इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे एंड हिंदी मीडियम दोनों में ही समझने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए, तो एंड तक देखिएगा, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन आंसर समझ में आए तो दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चंस को एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उससे अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ताकि आप जो है एक ही क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है तो आप उसमें अटके नहीं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा, या फिर ऐसे वायुमंडल संगठन एक अनूठी विशिष्टता से जुड़ा हुआ है, स्पष्ट कीजिए। और ऐसे ही इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट जो है वो मैं आपको क्लियर करूंगा अभी किस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे कि वायुमंडल मुख्यतः गैसों और जलवाष्प तथा धूल कणों से मिलकर बना है। ठीक है, सबसे पहले गैसों को देखते हैं। तो वायुमंडल की गैसों में अधिकांश भाग किसका है? नाइट्रोजन का, जो कि कितना है 78.8% एवं ऑक्सीजन है 20.90%। देखिए, आप परसेंटेज याद नहीं रखते तो भी चलेगा, बस ये याद रखिएगा अधिकांश भाग कौन सा है? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसके अतिरिक्त मुख्य गैस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, ये सभी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और विकिरण, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सौर विकिरण के लिए, और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी बहुत जरूरी है। ये सभी गैस हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ये सभी अपना एक अलग अलग महत्व है। जैसे कि ऑक्सीजन है, जीवन के लिए काफी महत्व है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो आपको पता ही दिया गया है। तो यही चीजें हैं। ये गैस जिस अनुपात में है अभी, ठीक है, नाइट्रोजन जैसे 78 है, ऑक्सीजन 20 है, तो ये सभी वर्तमान के अनुपात में ही बने रहे तो ही जो व्यक्ति का फ्यूचर होने वाला है, धरती पर जो जीवन है वो संभव रह पाएगा। अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ किसी भी परसेंट में होती है, अगर कम या ज्यादा होता है, तो सिंपल सी बात है जीवन खतरे में आ जाएगा। दूसरा है जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित एक परिवर्तनीय गैस है। आपको लगता होगा जलवाष्प यानी कि हाँ जल मान सकते हैं, लेकिन जल नहीं है, ये एक ऐसी गैस है जो परिवर्तनीय है और जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। कैसे? देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो जलवायु पर निर्भर करती है। जलवायु ठंडी है तो जलवाष्प की मात्रा, और जो अगर गर्म है तो दोनों में ही अंतर पाया जाता है। जलवाष्प क्या करता है? सूर्य ताप के कुछ भाग को सोख लेता है। हमें पता है सूर्य ताप क्या होता है कि जो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इस सन से, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इस सन से क्या करती है? ताप ग्रहण करती है, तो इसी को सूर्य ताप कहते हैं। तो ये जो जलवाष्प होता है ना, इसी ताप को थोड़ा सा अपने अंदर सोख लेता है, जिससे क्या होता है? ये पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाता है। तो जलवाष्प एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है वायुमंडल के संगठन के लिए। और फिर आता है धूलकण। तो धूलकण क्या होते हैं? धूलकण वायुमंडल के निचले भाग, जिसे आप क्षोभमंडल कहते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कण विभिन्न स्रोतों जैसे कि समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं आदि के टूटने के कारण निकलते हैं। धूल और नमक के ये कण मिलकर आर्द्रता ग्रही यानी कि जिस तरह से जो बारिश जो होती है, बादल का निर्माण जो होता है, उसी क्रिया में ये आर्द्रता ग्रही आता है। ठीक है, तो क्या होते हैं? ये कार्य करते हैं और उसके बाद ये जलवाष्प संघनित होकर क्या होते हैं? जो बादल होते हैं उसमें बन जाते हैं और फिर क्या होती है? वर्षा होती है। तो एक कह सकते हैं आप, वायुमंडल के संगठन में इन सभी का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंदी मीडियम में। चलिए अब आपको इंग्लिश मीडियम में समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, या फिर एटमॉस्फेयर कंपोजिशन इज एसोसिएट विद अ यूनिक फीचर, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन लिख देंगे, एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब इन सभी को किस तरह से आप वर्णन करेंगे? तो सबसे पहले तो गैसों के बारे में बताएंगे, फिर वाटर वेपर के बारे में बताएंगे एवं डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे। देखिए, मैंने आपको हिंदी मीडियम में यहाँ पे समझा ही दिया गया है। अब आप क्या करेंगे कि इस इंग्लिश मीडियम को आप पढ़ सकते हैं और इजीली आसानी से समझ जाएंगे। आपको क्या है कि बस एक लाइन चाहिए कि आप उसे लिखेंगे कैसे, तो मैंने वो आपको यहाँ पे दे दी है, तो आप इसे इजीली याद कर पाएंगे। आपको समझा तो दिया गया हिंदी मीडियम में,
और इंग्लिश में आप इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो ऐसे पूछा जाएगा, क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो क्यों माना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है। या फिर इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि क्षोभ मंडल को जीवन दायिनी परत क्यों कहा जाता है। या फिर इस तरह से क्षोभ मंडल जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण स्तर है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है। क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे क्या है, निचला भाग होता है। ठीक है, इस स्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में ज्यादातर परिवर्तन इसी स्तर में देखा जाता है। जैविक प्रक्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। जैविक प्रक्रिया के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल का बनना, बारिश होना, संघनन, ये सभी घटती हैं एवं इसी स्तर पर ऊंचाई पर जाने में तापमान में कमी होती है, जिससे कि संतुलन बना रहता है। इसीलिए यह जैविक प्रक्रिया जो है, जैविक प्रक्रिया के लिए क्षोभ मंडल अति आवश्यक है। एक वर्ड है क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा यहाँ पे अब मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये जो है वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तब आप ये क्षोभ सीमा के बारे में बता देंगे। कैसे, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला भाग। ठीक है ना, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अभी मैं आपको एक चित्र भी दिखाऊंगा आगे। ये अर्थ है और यहाँ पे क्या है, ये है समताप मंडल। यहाँ पे क्षोभ मंडल की सीमा समाप्त हो रही है और यहाँ से समताप मंडल की सीमा शुरू हो रही है। तो इसी सीमा को हम क्या कह देंगे, क्षोभ सीमा। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण क्षोभ सीमा कहा जाता है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान 80 डिग्री होता है एंड ध्रुवों पर ही होता है 45 डिग्री। तो वही चीज है कि अगर ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा ना, तो मैं आपको भी आगे भी बताऊंगा। एक बड़ा क्वेश्चन ले रखा है मैंने इसी के संबंध में। अब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो एक चीज लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, देखिए, why is the troposphere considered as to be why is the troposphere considered to be the most important layer of atmosphere? Why is the troposphere called the life supporting layer? Explain, troposphere is an important level for biological function. तो देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से इस तरह से पूछा जा सकता है। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, फर्स्ट, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, dust particles and water vapor are present in the layer, change in water takes place in the level weather है, sorry, this is the most important stage for the biological process। और भी सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे अपने इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में आपको समझा दिया गया है। अब इंग्लिश मीडियम में आपको किस तरह से लिखना है वो भी यहाँ पे आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी देखिए अलग अलग तरीके से किस तरह से पूछा जा सकता है, वो भी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से पूछा जा सकता है, वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए। अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक पूर्ण जानकारी देखी थी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया है कि वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए, या फिर वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। या फिर इस तरह से वायुमंडलीय गैसों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखा, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से ऐसे पूछा जाएगा। आंसर कैसे लिखेंगे, वायुमंडल कई गैसों का एक मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं, ये सभी उपस्थित होते हैं। तो वहीं कुछ गैसें जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं उसे देखिए। तो सबसे पहले है बच्चों नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन होती है, नाइट्रोजन, 78.8%। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि भोजन का मुख्य अंग होता है, यानी कि पेड़ पौधों के भोजन के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। ऑक्सीजन का तो आप सभी को पता है, यह गैस जीवनदायिनी मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना हम सांस ही नहीं ले सकते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन भी नहीं जला सकते, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो यह सबसे भारी गैस होती है, इस कारण यह सबसे निचली परत में ही मिलती है, यानी कि क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में केवल 0.03%, यानी कि टोटल अगर हम 100% की बात करें तो उसमें से ये है 0.0, यानी कि अगर हम इसे 10,000 से भाग कर देते हैं तब जाके ये कहीं 3% बनता है। ठीक है, और 1,000 पे तो 0.3%। अब देखिए
क्या होता है 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। ये चीज आप सभी को समझ में आ गई। अब एक और है ओजोन गैस। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर तथा न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं आयन मंडल हो गया, आपका बाहरी मंडल हो गया, यहाँ पर पाई जाती है और काफी कम मात्रा में। यह सूर्य से आने वाली तेज पैरावैगनी जो किरणें होती हैं उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो ओजोन परत है ये व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण परत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पैरावैगनिक किरणें होती है जिससे कैंसर वगैरह हो सकता है व्यक्ति को, और ये व्यक्ति के शरीर के लिए काफी हानिकारक होती है, पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होती है। तो ये ओजोन गैस जो है, ओजोन परत में ये जो गैस होती है क्या करती है, उसे वहीं पर रोक लेती है कुछ मात्रा में, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसे इंग्लिश मीडियम में समझिए। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, या फिर जस्टिफाई द स्टेटमेंट एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, या फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस। तो सिंपल सी बात है, आप वही लाइन लिख देंगे। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैस, अपार्ट फ्रॉम गैस वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो present in the atmosphere. The distribution of some important gases as below. तो सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिर ओजोन। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो आप इंग्लिश में इस तरह से लिख दें। एंड आई होप बच्चों की अभी तक ये जो वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, जिसको अब हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए इस प्रश्न को सिंपल ऐसे पूछा जा सकता है, वायुमंडल की संरचना। देखिए अब आप कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारा वायुमंडल के संगठन की व्याख्या, ठीक है, पहला हमारा था संगठन। लेकिन अब क्या है हमारा, अब है वायुमंडल की संरचना। तो संरचना और संगठन अलग अलग चीजें। तो संरचना की बात करते हैं। वायुमंडल विभिन्न तत्वों, विभिन्न घनत्व और विभिन्न तापमान वाली अनेक परतों से बना होता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल और बहिर्मंडल। तो देखिए एक तो मैं आपको चित्र के माध्यम से बड़ी आसान तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको जो है ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। तो ये है हमारी एक इमेज, जिसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं ऊपर की साइड। हाँ एक सेकेंड। अब देखिए तो सबसे पहले देखेंगे हम क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे जब आप इसे देखेंगे तो क्षोभ मंडल आपको कहाँ दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है ना। मैं एक बार ब्राउन कलर लेता हूँ। हाँ देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये है हमारा क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लिए ये कैसी परत है, सबसे निचली है। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो कितनी है, यहाँ पे 10 किलोमीटर, यहाँ पे 13 लिखा है, ये है 10 किलोमीटर, ठीक है। और यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ठीक है। तो ये देखिए ये बताया गया कि सतह यानी कि पृथ्वी की सतह पर कितनी होती है, 13 किलोमीटर। वो 10 जो है वो एक अलग जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, लेकिन पृथ्वी से अगर हम बात करें तो ये है 13 किलोमीटर। इस स्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी स्तर पर आता है। जैविक प्रक्रिया के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होती है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें क्या होता है, तापमान में भी कमी आती जाती है। तो क्षोभ मंडल की ये कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद अगले स्तर की बात करें तो अगला है बच्चों समताप मंडल। तो समताप मंडल आपका कहाँ है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल आप देख सकते हैं कितने एरिया तक फैला हुआ है, 50 किलोमीटर तक। तो इसकी ऊंचाई मिनिमम कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ये देख सकते हैं आप, तो इसमें लिख देंगे ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पैरावैगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। सिंपल सा हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब मध्य मंडल में क्या है कि 80 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। तो कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर तक। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। उसके बाद मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं, यानी कि मध्य मंडल की जो ऊपरी परत होती है इसको हम कहते हैं मध्य सीमा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समताप मंडल और मध्य मंडल। आगे देखते हैं, अगला है आयन मंडल।
तो आयन मंडल क्या चीज है इसे भी समझते हैं। तो आयन मंडल हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये है कितनी 80 से 400 किलोमीटर। तो कितनी है 80 से 400 किलोमीटर। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं आयन, इसीलिए इसे हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगें होती हैं इसी स्तर के द्वारा वापस हो जाती हैं, वापस लौट कर आ जाती हैं। ऊंचाई के साथ साथ इसमें क्या होता है तापमान बढ़ता है। फिर सबसे आखिरी है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को आप ऐसे समझ लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर, यानी कि 400 किलोमीटर के ऊपर का जितना भी एरिया वो बहिर्मंडल है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो बहिर्मंडल के ऊपर स्थित होता है इसे हम मतलब जो बाहरी मंडल यानी कि आयन मंडल से ऊपर होता है इसे हम क्या कहते हैं बहिर्मंडल। क्योंकि यह सबसे ऊंचा स्तर है इसलिए इसके बारे में जो जानकारी है वो भी काफी कम है। इस स्तर में मौजूद सभी घटक विरल होते हैं जो कि क्या होते हैं धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। तो अगर हमें किसी एक सीमा के बारे में जानकारी नहीं है तो वो कौन सी सीमा है बच्चों, वो है आपकी बाहरी मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, एक बार मैं इसको रैप अप कर देता हूं फिर आप देख पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो गया है, अब हो गया यहाँ पे है कंप्लीट। अब आपको ले चलते हैं इंग्लिश की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रोस्फियर के बारे में। ठीक है, स्ट्रोस्फियर के बारे में, एंड फिर लिखेंगे मेसोफियर के बारे में, इनोस्फियर के बारे में एंड एक्सोफियर के बारे में। तो अलग अलग पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हिंदी में भी समझा दिया गया है। एंड इंग्लिश में जो एक पर्टिकुलर आंसर कैसे लिखना चाहिए ये आपका ट्रोस्फियर के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, स्ट्रोस्फियर के बारे में आप इस तरह से लिख देंगे, एंड जो मेसोफियर है उसके बारे में इस तरह से लिख देंगे, एंड इनोस्फियर के बारे में इस तरह से, एंड लास्ट बचा है आपका एक्सोफियर, तो उसके बारे में इस तरह से आप सारे आंसर्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 सभी क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हिंदी मीडियम में पहला क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका हिंदी मीडियम में, देन आपका इंग्लिश मीडियम में सेकंड क्वेश्चन, देन आपका इंग्लिश में है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी हिंदी में है थर्ड क्वेश्चन, देन आपका इंग्लिश में है थर्ड क्वेश्चन, एंड उसके बाद आपका ये आता है फोर्थ क्वेश्चन इन हिंदी। तो यहाँ पे ये हो गया है खत्म, एंड ये हो गया आपका इंग्लिश का, यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ पे होता है ये खत्म। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा बच्चों वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और बच्चों एक चीज और कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है ये वाला वो आपको कैसा लगा। अगर सही लगा तो हम आगे भी से कंटिन्यू रखेंगे, अगर कोई चेंज करने की जरूरत है तो वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।